दोस्तों लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो कौन सा था? WKV का लेक्चर फर्स्ट था। आज हमें स्टार्ट करना है WKV का सेकंड लेक्चर। देखो फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दूंगा बस, कि WKV का जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। क्लासिकल अलाउड रीजन के बारे में, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन और टर्निंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकली अलाउड रीजन में था ऐसा कि जो टोटल एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी से कैसा था? ज्यादा था, ठीक है। और इस केस में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आया था वो कैसा आया था? पॉजिटिव आया था, ठीक है। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिखते क्या है? E माइनस V ऑफ x, इस तरह से लिखते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है हमारा क्लासिकल अलाउड रीजन, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसा आया था? पॉजिटिव आया था। अब हम बात करते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीजन की। तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में हमारे पास क्या था? जो V ऑफ x था वो ग्रेटर देन था टोटल एनर्जी का, और जब V ऑफ x टोटल एनर्जी से ज्यादा होगा तो इस केस में अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो पार्टिकल होता है तो पार्टिकल क्लासिकली, या मैं बोलूं कि क्लासिकली क्या इस रीजन में जा सकता है? नहीं, पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में कभी नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन वो क्वांटम मैकेनिकली फॉरबिडन रीजन में जा सकता है। किस इफेक्ट के थ्रू? टर्निंग इफेक्ट, जो आपने पढ़ा ना, टनलिंग इफेक्ट पढ़ा था, तो उसके वजह से जो पार्टिकल है वो क्वांटम मैकेनिकली फॉरबिडन रीजन में जा सकता है। अब हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट की। तो टर्निंग पॉइंट पे जो V ऑफ x है और जो टोटल एनर्जी है वो कैसा था? इक्वल था। इस केस में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आया था वो कितना आया था? 0 आया था, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। तो आज हमें स्टार्ट क्या करना है कि हमें ये देखना है कि पार्टिकल का मूवमेंट किस तरह से होता है क्लासिकली रीजन में, ठीक है। तो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होगा उसको हम देख लेते हैं। तो हेडिंग है हमारे पास मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल रीजन। तो हेडिंग लिखता हूं सबसे पहले, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल रीजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्लासिकल रीजन। तो अगर हम क्लासिकल रीजन में पार्टिकल के मूवमेंट की बात करते हैं तो पार्टिकल का मूवमेंट किस तरह का होता है वो आप देख लो। देखो एक चीज तो आप सबको पता है कि अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज का सम होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो WKV का फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने T को यूज किया था, लेकिन T वहां पे क्या था? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर था। लेकिन यहाँ पे जो T है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो ये T है वो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। वैसे ये बताने वाली तो खैर बात नहीं है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन तब भी मैंने लिख दिया, चलो कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे उससे। तो जो यहाँ पे टोटल एनर्जी है वो किस चीज को शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसमें लिख क्या सकते हैं? देखो होता ये है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, गौर से सुनना, कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टोटल एनर्जी जो है उसको कैसा रहना है? कांस्टेंट रहना है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है या रेस्ट में है, जैसा भी है, ठीक है। अगर उसकी टोटल एनर्जी मान के चले 100 जूल है, मान लो आप कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो अगर 100 जूल है, तो अगर इसमें मान लिया कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर 40 जूल है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा? 60 जूल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी पार्टिकल की बात करते हैं जिसकी टोटल एनर्जी 100 जूल थी, तो अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी को मैंने 60 जूल कर दिया, तो अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, यानी किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी में कभी कोई वेरिएशन नहीं होगा। टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बदलेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। इनकेस अगर काइनेटिक एनर्जी कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी को कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर से वही बात है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो
तो ग्राफ हमारा जो था वो कुछ इस तरह का ग्राफ है ना, v ऑफ x में और x में जब हमने ग्राफ बनाया था तो ये टोटल एनर्जी वाला लाइन था, ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो यहाँ जो ये दो पॉइंट थे जहाँ पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल थे, इसको माना था x1 और इसको माना था हम लोगों ने x2। तो x1 और x2 जो पॉइंट थे हमारे, वो कौन से पॉइंट थे? टर्निंग पॉइंट थे। x1 और x2 हमारे कौन से पॉइंट थे? टर्निंग पॉइंट थे। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ तक पहुँचने के बाद पार्टिकल क्या करेगा? अपनी मोशन को रोक देगा और फिर वहां से वो लौटना स्टार्ट करेगा। फिर जब वो लौटेगा, फिर जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से वो लौटना स्टार्ट करेगा। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ से जो x1 और x2 की अगर हम बात करते हैं तो x1 x2 के बीच में जो पार्टिकल यहाँ पे जो मोशन कर रहा है, ये किस टाइप का मोशन हो गया? हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इतना आपको बता दिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको जो पॉइंट बताया था कि जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो कभी भी टर्निंग पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट पे स्टूडेंट देखो होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा, काइनेटिक एनर्जी टर्निंग पॉइंट पे कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सीधी बात है ना, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बता दिया कि टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब अगर टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया है। इतना आपको क्लियर है ना? इतना आपको अच्छे समझ में आना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो टर्निंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का कितना होगा? 0 होगा और टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। भाई इतनी बात तो अच्छे से आपको समझ में आती होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने देखो पुरानी छोटी क्लासेस में एक रिलेशन पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं p²/2m, ठीक है। अब ये मैं देखो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालना है। आपको याद आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, x + dx मैंने बताया था, यहाँ पे जो dx इज द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। लिख दे रहा हूं फिर से, dx क्या है? इज द ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। जो यहाँ पे dx है वो क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m। p यहाँ पे मोमेंटम है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का 0 है तो उसका मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। आप देख लो अच्छे से, हो जाएगा ना। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टिकल का मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है हमारे पास h/p। क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि p हमारे पास कितना है? 0 है। यानी अगर p टेंड्स टू 0 है तो इस केस में जो लैम्डा है वो कहाँ की तरफ पहुंच जाएगा? इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा। देख लो आप, अगर p की वैल्यू को आप 0 रखते हो तो लैम्डा हमारा कितना आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा ना। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि अगर लीनियर मोमेंटम 0 की तरफ जा रहा है, यानी p टेंड्स टू अगर 0 है तो वेवलेंथ टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम यहाँ पे dx की बात करते हैं तो यहाँ पे dx क्या है? dx हमने क्या माना था? नियरली इक्वल टू वेवलेंथ के माना था। और जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर का था? याद करो, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻25 मीटर के ऑर्डर का था वेवलेंथ। याद आ रहा है ना? तो बहुत स्मॉल वेवलेंथ था। लेकिन यहाँ पे तो वेवलेंथ कैसा जा रहा है? देखो आप, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। देखो ग्राफ से बताता हूँ, ग्राफ से कैसे, जैसे ये v ऑफ x और x में अगर आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आया। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से तो यहाँ पे अगर हमने माना है ये पॉइंट हमारा x2 है, ये पॉइंट हमारा x1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x2 में कुछ ऐड करते हैं तो x2 में अगर हमने कुछ ऐड किया तो उसको हम क्या लिखेंगे भाई? x2 प्लस dx लिखेंगे। और यहाँ पे जो dx है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वेवलेंथ के। और ये जो लैम्डा है वो कैसा होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻25 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए वेवलेंथ हमारा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेकिन सिचुएशन जो बन रही है वो क्या है? लैम्डा टेंड्स टू इंफिनिटी है। यानी x2 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो ये जो सेपरेशन है वो सफिशिएंट सेपरेशन हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? यानी यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो इस ऑर्डर की नहीं आ रही,
वेवलेंथ तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। और बात किन पॉइंट्स की हो रही थी, सिर्फ टर्निंग पॉइंट्स की, यानी x1 और x2 जो 2 पॉइंट है उन पॉइंट्स की बात हो रही थी। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारा WKB मेथड होता है वो कभी भी टर्निंग पॉइंट पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी WKB मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्निंग पॉइंट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको कहीं लिख लेते हैं, कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हैशटैग करके आप पॉइंट लिख सकते हैं, WKB इज नॉट एप्लीकेबल, WKB is not applicable at turning points, ठीक है। तो इतना बात आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद की जो भी बातें हैं वो करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो अब हम बात करते हैं जो वैलिडिटी कंडीशन है WKB का, वो क्या होता है हमारा। तो वैलिडिटी कंडीशन का मतलब है कि जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो कहाँ वैलिड होता है, किन कंडीशंस में वैलिड होता है। तो उसके लिए क्या होता है, d लैम्डा बार अपॉन dx, या देखो इसको बोल सकते हैं लैम्डा कट, क्या बोल सकते हैं आप, लैम्डा कट। तो d लैम्डा कट अपॉन dx लेस देन 1, ठीक है। अब ये चीज देखो आती कैसे है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। लैम्डा कट है ना, तो लैम्डा कट को देखो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं ना। लैम्डा कट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई होता है, तो सब जानते ही हैं, ठीक है। एक चीज और भी आप जानते हैं, k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, होता है ना। k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैम्डा कट है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई, और जो k होता है उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसको जब आप उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई, ये हो जाएगा। और लैम्डा अपॉन 2 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कट लिख सकते हैं। तो इसको हो जाएगा ये लैम्डा कट इज इक्वल टू 1 बाई k, इतनी कंडीशन आ जाएगी। अब इसको करना क्या है, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। इसको दोनों साइड आप डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, d लैम्डा कट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई k का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई k स्क्वायर, और dk भी आएगा साथ में, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ तो अपॉन में dx था, अरे तो दिक्कत थोड़ी है, तो ये लो आ गया अपॉन में dx भाई, आ गया ना dx अपॉन में, ठीक है। अब तुमको सर यहाँ पे तो मोड था, तो मोड भी लगा दो। तो जब इसमें हम मोड लगा देंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, d लैम्डा बार या d लैम्डा कट अपॉन dx, इसका अगर हमने मोड लिया है तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन k स्क्वायर dk बाई dx, इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से छोटी है, तो ऑब्वियसली बात है जब ये दोनों इक्वल है और ये वैल्यू 1 से छोटी, तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लो आप, मोड ऑफ 1 बाई k स्क्वायर dk बाई dx लेस देन 1। तो इसका मतलब है कि d लैम्डा कट अपॉन dx का अगर हम मोड लेते हैं तो ये भी क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पे बोलना नहीं क्या है, लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ओके। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा वेव फंक्शन इन क्लासिकल अलाउड रीजन और वेव फंक्शन इन क्लासिकल फॉरवर्ड रीजन। अब क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन क्या होता है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। क्लासिकली अलाउड रीजन का मतलब है कि जब हमारा काइनेटिक एनर्जी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन का मतलब है जब हमारा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो क्लासिकली अलाउड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या बनता है, c1 अपॉन रूट ऑफ px e रेज़ टू पावर आयोटा 1 अपॉन h कट इंटीग्रेशन ऑफ px dx प्लस c2 अपॉन रूट ऑफ px e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अपॉन h कट इंटीग्रेशन ऑफ px dx। या फिर इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू c1 अपॉन रूट ऑफ px e रेज़ टू पावर आयोटा kx प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ px e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा kx, ठीक है। अब बात को समझ लो ना, इस चीज को क्या लिख दिया, इस चीज को k लिख दिया है, ठीक है। k लिख सकते हैं ना इस चीज को, ये तो पता है ना तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं वेव फंक्शन इन क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन की। तो वेव फंक्शन अगर हम फॉरवर्ड रीजन की हम बात करेंगे तो बस उसमें क्या है, देखो इन दोनों को आप जब कंपेयर करो ना तो सिर्फ देखो आयोटा का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। यानी यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, बस इतना सा फर्क होता है। तो बाकी सारी चीजें तो सेम है, c1 अपॉन रूट ऑफ px e रेज़ टू पावर, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन h कट, यहाँ पे था आयोटा अपॉन h कट इंटीग्रेशन ऑफ px dx प्लस, और ये हो जाएगा c2 अपॉन रूट ऑफ px, बिल्कुल सेम चल रहा है ना,
e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन h कट, यहाँ पे था माइनस आयोटा अपॉन h कट इंटीग्रेशन ऑफ px dx, ठीक है। और बाकी ये जो दूसरा वाला है इसी को जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की जगह हम लोगों ने सिर्फ k लिख दिया है, ठीक है ना। यानी इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। बात को समझ रहे हो ना, बिल्कुल सेम ये लिखा है। तो यानी अगर हम बात करें अलाउड रीजन की या फिर हम बात करें फॉरवर्ड रीजन की, तो अलाउड रीजन और फॉरवर्ड रीजन में सिर्फ फर्क कितना होता है, आयोटा का फर्क होता है। यानी अगर अलाउड रीजन में देखा जाए तो आयोटा आएगा और फॉरवर्ड रीजन में अगर देखा जाए तो आयोटा नहीं आएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना ये टॉपिक। तो अब हम बढ़ते हैं इनके डेरिवेशन की तरफ। तो इनका डेरिवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। देखो भाई, तुम्हें कीड़ा तो काट रहा होगा कि सर ये कैसे आया कैसे आया कैसे आया कैसे आया, तो इसको डेरिवेट हम किस तरह से कर सकते हैं मैं तुम्हें वो बता दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं इधर अपने लेफ्ट में। तो इसको डेराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये हटा देते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो एक रीजन है हमारा, हम एक रीजन की यहाँ पे बात करे ले रहे हैं जो हमारा अलाउड रीजन है, क्लासिकली अलाउड रीजन है, हम उसकी बात किए ले रहे हैं। जो क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन था बिल्कुल सेम है, जो क्लासिकली अलाउड रीजन है वो बिल्कुल, और क्लासिकली फॉरवर्ड रीजन दोनों के डेरिवेशन का मेथड जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक का कर दे रहे हैं, दूसरा आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो एक का ये कर दे रहे हैं डेरिवेशन, यानी वेव फंक्शन क्लासिकली अलाउड रीजन। तो वेव फंक्शन क्लासिकली अलाउड रीजन में हमारा ये है। अब वेव फंक्शन अगर ये देखो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में मैंने तुम्हें इनिशियली बता दिया था कि हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब v ऑफ x हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, यानी जो हमारा v ऑफ x है वो कैसा है, कांस्टेंट। तो जब हमारा v ऑफ x कांस्टेंट रहेगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, पूरा लिख दो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस v ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, ई साई, है ना। तो इसको हम लिखते हैं, ये होता है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, ये साई और आएगा फंक्शन पूरा ये होगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा ये होता है, हमें इसको सॉल्व करना है। और हमने देखो माना क्या है कि जो हमारा v ऑफ x है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो जब v ऑफ x हमारा कांस्टेंट है तो इस v ऑफ x की जगह पे हम v0 लिख देंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो उसको v0 मान लो। चलो खैर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, v0, और ये साई तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, या फिर इसको v0 भी लिख दो साइड पे, चलो लिख दे रहे हैं e साई, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फंक्शन सारे x के ही है, याद रखना इसको। अब इसको आप उधर शिफ्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई ओवर dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस v0, और ये कॉमन आ गया हमारा साइन, ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप v0 को इधर शिफ्ट कराएंगे तो e माइनस v0 आएगा, साई को कॉमन कर दिया तो ये आ जाएगा। हमें बात देखो कौन से रीजन की करना था, क्लासिकल अलाउड रीजन की बात कर रहे थे। तो क्लासिकल अलाउड रीजन में e माइनस v0 कैसा था, पॉजिटिव ही था, याद रहे ना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आया था, ठीक है। अब इसको भी आप उधर शिफ्ट कराओ, ये मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये हो जाएगा d2 साई ओवर dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2m अपॉन h कट स्क्वायर और e माइनस v0 साई। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अगर इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। उसके पहले एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है ना 2m e माइनस v0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, सॉरी p स्क्वायर, बताओ नहीं लिख सकते, देखो हेंस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e माइनस v0, ऐसे लिखते हो ना। अरे यार यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर लगाओगे, एक ही बात। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन की जगह पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास
d2 psi over dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर और ये हमारा फंक्शन रहेगा साइन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, तो अब इसमें और देख लेते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे हमारा जो p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई h कट क्या होता है? k होता है भाई, p अपॉन h कट होता है k, तो p स्क्वायर अपॉन h कट का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं d2 साइन ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ k स्क्वायर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब कैलकुलेशन या सॉल्यूशन निकाल लें। तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है ही, यानी आयोटा तो आएगा ही आएगा, और प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस आयोटा k, तो ये आ जाएगा हमारा m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k। अब अगर इसको हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा? साई ऑफ x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा k ऑफ x, ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन तो नहीं है खैर ये, लेकिन हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। और जब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा साई ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? a e रेज टू पावर आयोटा kx प्लस a e रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा kx। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन इस चीज का। ठीक है, और ये कब आया है? याद रखना है कि जब v ऑफ x हमारा कैसा था? कांस्टेंट था। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसा है? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। हमारा पोटेंशियल कैसा है? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशन बनेगी, अब उसको देख लेते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हो जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगी। तो उसको देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं जब हमारा पोटेंशियल है स्लोली वेरिंग, यानी v ऑफ x जो है वो कैसा है? स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। तो अगर हमारा जो पोटेंशियल है वो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है, तो इस सिचुएशन में अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? देख लो भाई आप अच्छे से कि सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल टू साई ऑफ x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आयोटा फाई ऑफ x, ये सॉल्यूशन हम मान लेते हैं। ठीक है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास बनेगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर हम इसकी बात करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो ये हमारा क्या होगा? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आप जानते ही होता क्या है वैसे, माइनस ऑफ h कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 साइन ओवर dx2 प्लस v ऑफ x साई इज इक्वल टू क्या होता है? e साई। ठीक है, ये सब x के फंक्शन है, लिखना आप जरूरी नहीं है, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि x के फंक्शन है। ठीक है, e ऑफ x लिख सकते हो चाहो तो, नहीं भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना भाई हो गया, ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो v ऑफ x है वो कांस्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था। जो v ऑफ x है वो कैसा है? हमारा स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। तो इसको अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है, अगर इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बस v नॉट की जगह v ऑफ x आ जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो आप d2 साई ओवर dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस 2m अपॉन h कट स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा e माइनस v ऑफ x और ये ब्रैकेट के बाद रहेगा साई।
तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फाइनली। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब जबकि हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है तो अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हमें p के टर्म्स में लिखना है तो इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था ना कि जब v ऑफ x कांस्टेंट था तो यहाँ पे जो v ऑफ x कांस्टेंट था ना, तो यहाँ देखो आप p स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा हुआ था और इस इक्वेशन को देख के इस इक्वेशन को लिखा गया है। यहाँ पे जो v ऑफ x है वो कैसा है, स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को हमें p के टर्म्स में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्या लिख सकते हो आप, देखो क्या हो जाएगा, d2 psi ओवर dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m अपॉन h कट स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी अब तो 2m नहीं आना ना, p आएगा। हाँ, सो p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इनटू psi। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। और आप चाहें अगर तो p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब k स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे ये हमारी जो सेकंड इक्वेशन आ चुकी थी, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक्चुअल में है क्या कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इसका सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। इसको लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट इज द solution of this Schrodinger equation, so it will satisfy it। ठीक है, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा वो इसी का तो सॉल्यूशन है जो कि हमने माना हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर यहाँ पे तो phi ऑफ x है, सॉरी psi ऑफ x है, तो यहाँ पे d2 psi ओवर dx2 है, तो ऑब्वियसली बात है ना कि हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और आप एक चीज को और याद रखना कि जो यहाँ पे a है वो भी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास है psi ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, a ऑफ x e रेज़ टू पावर आयोटा phi ऑफ x, ये हमारे पास सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ पे हमें सेटिस्फाई कराना है, तो सेटिस्फाई कराने के लिए इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो एक बार तो कर लो पहले डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा d psi ओवर dx। अब यहाँ पे देखो ये दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो e रेज़ टू पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x रहता है, तो आयोटा phi ऑफ x, और जिसको हमने x माना था उसका फिर से करेंगे, तो आयोटा तो आयोटा आ ही जाएगा, और phi ऑफ x का क्या होगा, phi प्राइम, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी e रेज़ टू पावर आयोटा phi ऑफ x सेम रहेगा, और अब हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्राइम, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये आ चुका हमारे पास क्या, d psi ओवर dx। अब इसको जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d2 psi ओवर dx2 मिल जाएगा। ठीक है भाई, दो बार डिफरेंशिएशन करना था, इस इक्वेशन को देख के आपको पता चल रहा है। तो जब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ पे देखो अब आप ये कितने फंक्शन हो गए हमारे पास, तीन फंक्शन है, अलग से लिख दे रहा हूँ। देखो एक फंक्शन हो गया ये, दूसरा फंक्शन हो गया ये, और तीसरा फंक्शन हो गया ये। आयोटा तो कांस्टेंट है, चलो आयोटा कांस्टेंट है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे बाहर से। आयोटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ, एक मिनट रुको जरा, डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ, डिफरेंट कलर से इसको बताता हूँ। तो डिफरेंट कलर यार, चलो देखो डिफरेंट कलर है नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, तो देख लेते हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट कलर। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये तीन फंक्शन है हमारे पास, तीन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तीन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इन तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे, अब आप वो सुनो अच्छे से। तो पहला फंक्शन यहाँ पे हम एज इट इज रखते हैं, चलो a ऑफ x हमने एज इट इज रखा, ठीक है। दूसरा फंक्शन भी हम लोगों ने एज इट इज रखा, आयोटा phi ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो
तो 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 डबल प्राइम हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन, सिंपल है। ओके, प्लस अभी इन दोनों को एज इट इज रखा था, इसका हुआ था, अब क्या करते हैं, अब इसको और इसको सेम रखते हैं, तो a इसको a लिख देते हैं। समझ में तो होता है, याद रखना, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि a जो है वो x का फंक्शन है, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए a लिख देते हैं उसको, ठीक है। तो a एज इट इज, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज, अब तुमको आयोटा का, आयोटा बाहर आ गया भाई, आयोटा पहले से बाहर आ गया, इसको सेम रखो 5 प्राइम ऑफ x, या फिर इसको 5 प्राइम ही लिख दो, हमें पता है कि वो x का फंक्शन है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो e रेज़ टू पावर x क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x होता ही होता है, और इनटू में इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा 5 प्राइम ऑफ x, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं भाई, देखो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन, एक हो गया इसका डिफरेंशिएशन, बचा है सिर्फ ये वाला। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये वाला और ये वाला फंक्शन सेम रहेगा, यानी e रेज़ टू पावर आयोटा 5 ऑफ x इंटू 5 प्राइम x इंटू, अब इसका आप डिफरेंशिएशन जब करोगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, a प्राइम आ जाएगा, बस हो गया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर होगी ना इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, प्लस अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रायता फैलाना है, ठीक है। तो रायता इसका फैलाते हैं यहाँ पे, चलो डिफरेंशिएशन का क्या होगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एज इट इज e रेज़ टू पावर आयोटा 5x, पहला फंक्शन एज इट इज, इनटू दूसरे को आप डिफरेंशिएट करो तो a डबल प्राइम ऑफ x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज a प्राइम x इनटू, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर आयोटा 5x, और इसका दोबारा से सो आयोटा 5 प्राइम ऑफ x, तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ ये बोर्ड पे कैप्चर हो रहा है कि नहीं कैमरे में। चलो भाई देखते हैं। तो हुआ ऐसा है कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक्चुअल में प्लस लगा दिया था, तो प्लस नहीं है यहाँ पे, एक्चुअल में इनटू है, ठीक है। अब हुआ ऐसा है कि देखो ये 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, x के तो दोनों फंक्शन है, तो 5 प्राइम क्या हो गया, 5 प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें करना क्या है, सिचुएशन हमारे पास जो है वो क्या है, सिचुएशन ये आ गई, देखो ये है a डबल प्राइम e रेज़ टू पावर i5 माइनस a 5 प्राइम स्क्वायर e रेज़ टू पावर आयोटा 5, ठीक है। यानी जो ये इक्वेशन है हमारा, जो येलो कलर या पर्पल से आपको दिखाई दे रहा है, उस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं खुद से, यही इक्वेशन आएगी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। और जो हमारा LHS में चल रहा था वो क्या था, d2 psi over dx2 is equal to minus of p square upon h cat square psi। तो ये मैं पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, d2 psi over dx2, और क्या आएगा, अच्छा ये साइड में तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है d2 psi over dx2, और d2 psi over dx2 को हम लिख क्या सकते हैं, माइनस ऑफ p स्क्वायर अपॉन h cat स्क्वायर psi, यानी ये इक्वेशन एज इट इज रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a डबल प्राइम e रेज़ टू पावर i5 माइनस a 5 प्राइम का स्क्वायर e रेज़ टू पावर आयोटा 5 प्लस आयोटा a प्राइम 5 प्राइम e रेज़ टू पावर आयोटा 5 प्लस a प्राइम 5 प्राइम e रेज़ टू पावर आयोटा 5 प्लस a e रेज़ टू पावर आयोटा 5 और 5 डबल प्राइम इज इक्वल टू d2 psi over dx2 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो p स्क्वायर अपॉन h cat स्क्वायर इनटू psi लिख सकते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर अपॉन h cat स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारे पास psi, और psi की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखो psi जो ये फंक्शन था ना हमारा, तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर उठा के रख सकते हैं psi की जगह, तो क्या हो जाएगा a e रेज़ टू पावर आयोटा 5, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो RHS है, RHS साइड में कोई भी इमेजिनरी पार्ट है नहीं एक्चुअली, तो हमें अब इस इक्वेशन को कंपेयर करना है दोनों साइड, यानी इमेजिनरी पार्ट को और रियल पार्ट को हमें कंपेयर करना है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं। चलो तो इसको देखते हैं कि हमें इसको कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन करने के बाद हमें देखो क्या मिलेगा। अब ये है हमारा रियल पार्ट,
तो इस रियल पार्ट में इक्वल में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप a डबल प्राइम e रेज टू पावर आयोटा 5, ठीक है, और माइनस क्या रहेगा a 5 प्राइम का स्क्वायर, a 5 प्राइम का स्क्वायर e रेज टू पावर आयोटा 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान लेते, तो इक्वेशन हो चुकी थी, इसको हम चलो थर्ड इक्वेशन मान लेते, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इमेजिनरी वाले पार्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, अच्छा नहीं, इसको 0 नहीं लिख सकते, ये तो रियल वाला पार्ट था ना, इक्वल में क्या आएगा, माइनस ऑफ पी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर ए ई रेज टू पावर आयोटा 5, ये आएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन हमारा थर्ड। अब हमें कंपेयर करना है किस पोर्शन को, इमेजिनरी पोर्शन को। तो इमेजिनरी पोर्शन जो है वो हमारा ये आयोटा वाला पोर्शन है, तो इसको हमें इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है नहीं। तो इसको जब हम इक्वल टू 0 करेंगे, तो इक्वल टू 0 करने से हमें क्या फायदा होगा या क्या इक्वेशन मिलेगी हमें, देख लेते हैं। तो है हमारे पास a प्राइम 5 प्राइम e रेज टू पावर आयोटा 5, e रेज टू पावर आयोटा 5, ठीक है, प्लस a प्राइम 5 प्राइम और e रेज टू पावर आयोटा 5 फिर से है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं सीधा, ये ऐड हो गया ना, डबल हो गया, प्लस a e रेज टू पावर आयोटा 5 और इनटू में हमारा क्या चल रहा है, 5 डबल प्राइम, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हम लोगों ने 4 इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब आप बहुत गौर से सुनो, इस इक्वेशन में से देखो e रेज टू पावर आयोटा 5 कॉमन आएगा, जब कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, 2a प्राइम 5 प्राइम, ये बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, a 5 डबल प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये तो चला गया 0 में, ये इक्वेशन बची, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्राइम 5 प्राइम प्लस a 5 डबल प्राइम इज इक्वल टू 0 आ गया। अब गौर से सुनना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन बिल्कुल हमारी सही जा रही है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 5 तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब इक्वेशन 5 के बाद जो हमारा इक्वेशन थर्ड है ना, तो इक्वेशन थर्ड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन थर्ड पे हमारे पास है, यहाँ पे इसमें से भी हम देखो e की पावर जो आयोटा 5 है इसको कॉमन कर सकते हैं और दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें क्या बन जाएगा फाइनली, उसको देख लेते हैं क्या मिलेगा बाय इक्वेशन थर्ड। ये हो जाएगा हमारे पास बाय इक्वेशन थर्ड, यहाँ से e रेज़ टू पावर आप आयोटा 5 कॉमन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ठीक है। तो मिलेगा फाइनली हमें a डबल प्राइम माइनस ऑफ a 5 प्राइम का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या चल रहा है अपना, माइनस ऑफ p स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर a। तो ये इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ही तो चल रहा था। तो ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है, इसके बाद का जो पोर्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 5 है, तो इक्वेशन 5 से देखो क्या है, a स्क्वायर 5 प्राइम का जो होल प्राइम है ये क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इसको जब इक्वल टू 0 है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लो क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन 5 है, सीधी सी बात है कि इक्वेशन 5 का जो LHS है उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 5 प्राइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं ना। और कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट को आप मान लो यहाँ पे c, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन 5 प्राइम हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 प्राइम इज इक्वल टू c अपॉन a स्क्वायर, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा आएगा a की वैल्यू वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c अपॉन 5 प्राइम। तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से a की वैल्यू, ठीक है ना। और जो यहाँ पे अंडर रूट c है तो उसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि जब c कांस्टेंट है तो उसका अंडर रूट भी कांस्टेंट होगा। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्राइम।
ये हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेंगे 6। ठीक है ना भाई, डेरिवेशन में मजा आ रहा कि नहीं, देख सकते हो ना कैसा है डेरिवेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन थर्ड की, तो इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास था, तो इक्वेशन थर्ड में हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से अगर हम बात करते हैं a डबल प्राइम माइनस a 5 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू है माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर a, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड, यही तो है इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आप देखो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है क्या एक्चुअल में, आप तो ना फील आए। तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, देखो अगर हम मान के चले, देखो हमारे पास जो पोटेंशियल था वो कैसा था, स्लोली वेरिंग था। यानी स्लोली वेरिंग का मतलब है ऐसा मान लो कि वो पोटेंशियल जो है वो लगभग कैसा है, कांस्टेंट है। अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, दूसरी बार भी करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो a डबल प्राइम है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही हमारा WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर हम a डबल प्राइम को 0 नहीं करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में पसीने आ जाएंगे, जैसे मेरे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि a डबल प्राइम जो है उसको इक्वल टू 0 जब हम कर देंगे तो ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा कैंसिल, ये a से हो जाएगा ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, 5 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। ठीक है, मंजिल तक हम पहुंचने ही वाले हैं डेरिवेशन में। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 5 प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर है ना, तो हटा दो तो ये आ जाएगा प्लस माइनस p अपॉन h कट। ठीक है, इसको मैंने मान लिया है इक्वेशन नंबर 7। बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, बेझिझक कमेंट करना। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो ये हमारा 5 प्राइम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं। ये जो 5 प्राइम है, 5 एक्चुअल में फंक्शन किसका था, x का फंक्शन था। तो जो 5 प्राइम है उसको हम क्या लिख सकते हैं, d5 और dx लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा d5 ओवर dx इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन h कट, ये आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, पहले dx को उधर ले जाओ, तो d5 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस p अपॉन h कट, और ये हो जाएगा यहाँ पे dx। सही है, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड भाई, कर दो, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्लस माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ p बाई h कट, और क्या हो जाएगा ये dx। तो ये आ जाएगी एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। तो ये हमारे पास जो इतनी सारी इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, कि जो हमारा फाई आया है वो कितना आया है, 1 अपॉन h कट प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ px dx। ये हमारे पास 8 इक्वेशन आ चुकी। अब 6, 7, 8 जो इक्वेशन है इन तीनों को हमें कंबाइन करना है। जो हमारे पास इक्वेशन है 6, 7, 8, इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा, जो रिजल्ट हमें चाहिए है। ठीक है, उसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। तो आप देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 6 ये है, 7 ये है, 8 ये है। इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो इक्वेशन 6, 7, 8 को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, तो इसको पहले पैक कर दो, पैकिंग अच्छी हो देखने में मजा आता। तो बाय इक्वेशन 6, 7 एंड 8 ये 3 इक्वेशन है, इनको हमें कंबाइन करना है और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 को कंबाइन करते हैं भाई, बताओ क्या बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, psi of x is equal to a of x e raised to power iota phi of x, ये हमारा फंक्शन था। तो सबसे पहले तो इसमें a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा psi of x is equal to a की वैल्यू हमारे पास क्या है, c अपॉन अंडर रूट ऑफ phi प्राइम e raised to power iota, और phi प्राइम phi की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड किया था ना, ये है इक्वेशन 8 से, प्लस माइनस यहाँ लगा दो, प्लस माइनस 1 अपॉन h कट इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास।
ई जो है ना फंक्शन है ना एक्स का, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइव प्राइम है ना, तो फाइव प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फाइव प्राइम को इक्वेशन नंबर 7 से क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे तो क्या आएगा, देखो आप साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, तो फाइव प्राइम को लिखेंगे पी अपॉन एच कट, पी अपॉन एच कट लिखोगे ना, ओके, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन आ गई। अब सुनना, यहाँ पे जो ये एच कट है इस पे अंडर रूट है, एच तो कांस्टेंट है, एच कट भी कांस्टेंट है, उसका अंडर रूट कांस्टेंट होगा, इसको जाएगा जब ये ऊपर तो ये जो सी के साथ जाएगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा फाइनल। तो आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी एक्स ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ चुकी है हमारे पास इक्वेशन, आगे ना इक्वेशन। और इसको अगर हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो दो लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख सकते हैं ना, C1 C2 के फॉर्म में। तो फाइनली इक्वेशन जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पी एक्स ई रेज टू पावर क्या आएगा, आयोटा अपॉन एच कट इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स प्लस C2 अपॉन इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ पी एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट पी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो इसी को तो हमें सॉल्व करना था। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कहाँ वैलिड होगी, आपको पता है क्लासिकली अलाउड रीजन में वैलिड है। ठीक है, ये इक्वेशन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में वैलिड नहीं है। फॉरबिडन रीजन में आप बिल्कुल सेम डेरिवेशन कर सकते हो, उतना बड़ा डेरिवेशन दोबारा तो मैं करने नहीं वाला है। ठीक है, तो आप जब उसमें फॉरबिडन रीजन में इसको डेरिवेट करोगे तो सिर्फ यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, बाकी सब कुछ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ये तुम्हें समझ आया हो, और अगर समझ नहीं आया तो काम करना, दोबारा देख लेना। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना और नोट्स बनाते रहोगे ना तो समझ में आता रहेगा अच्छे से, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।